हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसमें आपको राजस्थान के सारे कंपटीशन एग्जाम्स की नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है। तो अपनी तैयारी को वहाँ से और भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का इतिहास, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखे हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगे कुंभा के बारे में। अब तक हमने देखा है कि मेवाड़ में रावल रतन सिंह के बाद मेवाड़ में अधिकार हो जाता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और वो अपने पुत्र खिजरी खां को यहाँ का शासक बना के चला जाता है। खिजरी खां वापस दिल्ली चला जाता है और यहाँ का कार्यभार किसको सौंप देता है, कानड़ देव के भाई मालदेव को। और मालदेव फिर बाद में अपना कार्यभार सौंपता है चित्तौड़ का किसको, अपने पुत्र जयसिंह या जैसा को। जयसिंह पर या जैसा पर आक्रमण कर देता है हमीर देव और मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कर देते हैं। और यहाँ से जो शासक बनते हैं मेवाड़ में वो सभी राणा कहलाते हैं। फिर हमने आगे देखा था हमीर देव के बाद में कौन बनता है, क्षेत्र सिंह या खेता। इसने दो कार्य किए थे, हाड़ौती के हाड़ाओं को नियंत्रण में रखा और दिलावर खां गौरी को पराजित किया। फिर इसके बाद हमने देखा था शासक बनता है लक्ष्य सिंह या लाखा, और इसी के कार्यकाल में चीतर बंजारे या पिंचू बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी, जिसमें नटनी का चबूतरा है। और जावर में एक चांदी की खान मिली थी जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है। जावर का प्राचीन नाम क्या था, योगीपट्टनम। फिर इसके बाद हमने देखा था कि लाखा या लक्ष्य सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम है चूड़ा, और इससे अपनी बहन का विवाह करवाना चाहता था कौन, रणमल राठौड़। बहन का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई से विवाह करवाने के लिए चूड़ा को एक पुरोहित द्वारा नारियल भिजवाया था, लेकिन पुरोहित ने गलती से वो नारियल लाखा को दे दिया। लाखा और हंसाबाई का सशर्त विवाह होता है और इनसे जो पुत्र होता है मोकल, वो बाद में मेवाड़ का शासक बनता है। फिर यहाँ पर जब मोकल शासक बनता है तो हंसाबाई इसका संरक्षक किसको बनाती है, अपने भाई रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ ऊंचे ऊंचे पदों पर किसकी नियुक्ति कर देता है, राठौड़ों की। बाद में मोकल जब अहमद शाह के विरुद्ध गुजरात अभियान पर जाता है 1433 में, तब इसकी चाचा और मेरा हत्या कर देते हैं उस अभियान के दौरान। अब मोकल मर जाता है। इसके बाद में शासक कौन बनता है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। मोकल के बाद शासक बनते हैं कौन, कुंभा। कुंभा के सामने दो सबसे बड़ी समस्या थी, या ये कह ले कि कुंभा के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे जिसको सबसे पहले कुंभा को पूरा करना था। पहला चैलेंज तो क्या था, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। रणमल राठौड़ ने बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी, तो मेवाड़ में राठौड़ों का ज्यादा दबदबा होने लग गया, तो इनके प्रभाव को कम करना पहला चैलेंज, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। दूसरा कारण क्या था, दूसरा चैलेंज क्या था, तो दूसरा चैलेंज था अपने पिता के हत्यारों, पिता कौन, मोकल, अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। कुछ शासक ऐसे रहे हैं राजस्थान के पूरे इतिहास में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें से एक है कुंभा। इन्हीं का नाम है कुंभकर्ण। और कुंभा का शासनकाल इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला को काफी बढ़ावा दिया। इन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे और कई सारे दुर्ग वगैरह बनवाए थे, इसलिए इनके कार्यकाल को काफी इंपॉर्टेंट माना गया। यहाँ से क्वेश्चंस उठने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए कुंभा है, सांगा है, या महाराणा प्रताप से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है। इधर मारवाड़ में मालदेव वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दुर्गादास से ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही सारी रियासतों में कोई शासक ऐसे रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कुंभा की काफी सारी उपाधियां थी। एक आधा क्वेश्चन तो कुंभा की उपाधि में से भी बन सकता है। उपाधि, कुंभा को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी। इनमें से कुछ उपाधियां हम देखते हैं। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में दी गई थी, संगीत के क्षेत्र में। दूसरी राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, परपति, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज, धीमान, नंदिकेश्वर,
नाटककर्ता राज, प्रजापालक, सूरग्रामणी आदि। इतनी सारी उपाधियां, ये इनसे भी काफी सारी ज्यादा उपाधियां दी गई थी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है जिसमें से हम याद रख सकते हैं और इजी है, याद रखना ज्यादा है बट याद इजीली कर सकते हैं। अभिनव भट्टाचार्य पहली, राणे राय, राव राय और जितनों के भी पीछे गुरु गुरु लगे हुए वो सभी कुंभा की उपाधियां। हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, पर गुरु, परम गुरु। और फिर पति पति वाली उपाधि आ जाएगी, नरपति, अश्वपति, गजपति, परपति, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज, धीमान। धीमान इनको उपाधि दी गई थी बुद्धिमत्ता के कारण, इनकी बुद्धिमत्ता या इनकी विद्वता के कारण इन्हें दी गई थी धीमान की उपाधि। फिर है नंदिकेश्वर, नाटककर्ता राज, प्रजापालक और सूरग्रामणी। करीब 19-20 उपाधियां तो मैंने यहाँ पर बता दी है, और भी काफी सारी उपाधियां हैं, अगर इनकी कोई मिल जाती है तो आप पर्सनली याद कर सकते हैं। बाकी मेन तो ये है। कौन कौन सी थी एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कुंभा के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी, राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना और दूसरी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। कुंभा को अपने शासनकाल में काफी सारी उपाधियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में, राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, परपति, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज, धीमान किस क्षेत्र में, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, नंदिकेश्वर, नाटककर्ता राज, प्रजापालक और सूरग्रामणी। अब हम आगे देखते हैं कि कुंभा अपने पिता के हत्यारों से किस प्रकार बदला लेता है। तो कुंभा के पिता के हत्यारे, पिता कौन थे, मोकल, और मोकल के हत्यारे थे चाचा और मेरा। चाचा मेरा मोकल की हत्या करने के बाद में भाग जाते हैं और किसकी शरण में चले जाते हैं, मालवा के महमूद खिलजी के पास, और रास्ते में अपने साथ लेकर चले जाते हैं किसको, महपा पंवार को। इसकी शरण में चले जाते हैं, इसकी शरण में जाते हैं और इसका पता जब कुंभा को चलता है तब कुंभा महमूद खिलजी से किसको मांगता है, चाचा मेरा इनको। जब ये देने से इनकार कर देता है इन्हें, किसको, चाचा मेरा को, तो कुंभा आक्रमण करेगा अब इस पर, महमूद खिलजी पर। और ये आक्रमण कब किया, 1437 में। इस आक्रमण का नाम या इस युद्ध का नाम क्या था, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई और महमूद खिलजी को कुंभा ने बंदी बना लिया। 6 माह तक बंदी बनाया और बाद में छोड़ दिया। काफी बार क्वेश्चन आता है सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो कुंभा और महमूद खिलजी के बाद। अब इस युद्ध के बाद 6 महीने तक बंदी बनाया महमूद खिलजी को कुंभा ने, और फिर बाद में छोड़ दिया। तो अब ये वापस से इसका बदला लेने के लिए किसी न किसी की सहायता लेगा। तो महमूद खिलजी किसकी सहायता लेता है, अब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से। गुजरात का शासक कौन था उस वक्त, कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा का महमूद खिलजी। इन दोनों की मीटिंग होती है, और मीटिंग कब होती है, 1456। इसी को क्या कहा गया, चंपानेर की संधि, चंपानेर संधि। इस संधि में क्या निर्णय लिया गया था, इसमें निर्णय लिया गया कि कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों ही आक्रमण करेंगे एक साथ किस पर, कुंभा पर। लेकिन इनके जो कुंभलगढ़ जाने, तब कुंभा कहाँ पर निवास करते थे, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कब बनवाया कुंभा ने, कैसे बनवाया, उसका नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं चंपानेर की संधि में क्या तय हुआ था। चंपानेर की संधि में यह तय हुआ कि कुंभा पर एक साथ आक्रमण करेगा कौन, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। लेकिन इन दोनों के जो जाने का रास्ता था कुंभलगढ़ तक, वो अलग अलग था, क्योंकि मालवा और गुजरात से, इधर से तो गया था कुतुबुद्दीन शाह और मालवा से गया था महमूद खिलजी, और मालवा से कौन गया था, महमूद खिलजी। यहाँ पर कुंभलगढ़ था, और यहाँ पर पहले कौन पहुंच जाता है, कुतुबुद्दीन शाह, और बाद में पहुंचता है महमूद खिलजी। लेकिन कुतुबुद्दीन शाह पहले पहुंच जाता है और कुंभलगढ़ दुर्ग में, और यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा किसको पराजित कर देता है, कुतुबुद्दीन शाह को। जब पता चलता है कुंभा को कि ये मालवा से महमूद खिलजी भी आ रहा है आक्रमण के लिए, तो कुंभलगढ़ से बाहर निकलकर महमूद खिलजी को पराजित करने के लिए कुंभा निकलते हैं, और कुंभा बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर
महमूद खिलजी को पराजित कर देते हैं। तो इसको हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं कि चंपानेर संधि में क्या तय किया गया कि कुंभा पर आक्रमण करेंगे दोनों मिलकर, लेकिन कुंभलगढ़ जाने के रास्ते दोनों के अलग थे। दोनों कौन? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी अलग थे। और कुतुबुद्दीन शाह पहले पहुंच जाता है कहां पर? कुंभलगढ़ में। और वहां कुंभा पराजित कर देता है किसको? कुतुबुद्दीन शाह को। यहां से कुंभा कहां पर जाता है? महमूद खिलजी को पराजित करने। और बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर महमूद खिलजी को भी पराजित कर देता है। यहाँ बदनौर भीलवाड़ा में ही इसी उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता का मंदिर किसने बनवाया था? कुंभा ने। आर्ट एंड कल्चर का लोक देवी देवता वाले टॉपिक का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है बदनौर भीलवाड़ा में। रिपीट करते हैं वापस से। कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा। चाचा मेरा शरण में जा रहे थे, तब मेहपा पवार को भी अपने साथ ले जाते हैं और शरण में चले जाते हैं किसकी? मालवा के शासक महमूद खिलजी की। जब महमूद खिलजी से चाचा और मेरा को अपने पिता के हत्यारों को मांगता है कुंभा, तो महमूद खिलजी देने से इनकार कर देता है। और इनकार कर देता है तो युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था? 1437 में। इस युद्ध में जीत होती है कुंभा की। कुंभा महमूद खिलजी को 6 माह तक तो बंदी बनाता है और बाद में इसको छोड़ देता है। यहाँ से छोड़ने के बाद महमूद शाह किसकी शरण में चला जाता है? कुतुबुद्दीन शाह की सहायता के लिए चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए चला जाता है। और इन दोनों के बीच एक संधि होती है 1456 में, चंपानेर की संधि। इसमें तय हुआ कि कुंभा पर आक्रमण करेंगे दोनों, और लेकिन कुंभलगढ़ जाने के रास्ते दोनों के अलग होने के कारण कुतुबुद्दीन शाह पहले पहुंच जाता है कुंभलगढ़, और वहां पर कुंभा कुंभलगढ़ में कुतुबुद्दीन शाह को पराजित कर देता है। फिर उसके बाद महमूद खिलजी को बदनौर भीलवाड़ा में खदेड़ देता है और यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाता है। कौन? कुंभा। महमूद खिलजी को जब इसने सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने पराजित किया, तो ये कुंभा की कौन सी विजय थी? ये कुंभा की मालवा विजय थी। कुंभा की कौन सी विजय थी? मालवा विजय। और इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने एक राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण करवाया, और उस स्मारक का क्या नाम है वो हम आगे देखते हैं। इस उपलक्ष्य में मालवा विजय के उपलक्ष्य में मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा किसका निर्माण करवाता है? कीर्ति स्तंभ का। राजस्थान की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्मारकों में से कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। इसी को कहा जाता है जय स्तंभ। इसी को कहा जाता है विष्णु ध्वज। इसी को कहा जाता है विक्ट्री टावर। काफी सारे नाम हैं इनके। विक्ट्री टावर। इसी को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और क्या कहा जाता है इसी को? मूर्तिकला का अजायबघर। मूर्तियों का शब्दकोश। राजस्थान पुलिस। प्रतीक चिन्ह।
यही और किसका प्रतीक चिन्ह है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। इसी को और क्या कहा जाता है? इसी स्मारक को और कहा जाता है, इसी को और कहा जाता है संगीत की भव्य चित्रशाला, पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश, और क्या कहा जाता है इसी को? हिंदू देवी देवताओं से सजा एक व्यवस्थित संग्रहालय। इसे विष्णु ध्वज किसने कहा है? विष्णु ध्वज कहा है उपेंद्र नाथ। यहीं पर हम बात करें कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा है? डॉक्टर घोटज ने। संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश कहा है? GH ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय माना है किसने? गोपीनाथ शर्मा ने। कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1440 से लेकर 48 के बीच। निर्माता कौन थे? तो निर्माता थे कुंभा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कि वास्तुकार कौन कौन था इनके। इस स्मारक का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था जेता, कुंजा और नापा। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है वास्तु मंजरी ग्रंथ किसका है? तो वो वास्तु मंजरी ग्रंथ किसका है? नापा का। नापा के ग्रंथ का क्या नाम है? वास्तु मंजरी। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इस स्मारक की 120 या 122 फीट। चौड़ाई है 42 फीट वर्गाकार। सीढ़ियां हैं लगभग 157 और उस समय में लगभग 90 लाख के खर्च में ये कीर्ति स्तंभ बना था। पद्धति कौन सी है? निर्माण पद्धति है चाप वक्र। यह 9 मंजिला है। मंजिल कितनी है इसमें? 9। और 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई या क्षतिग्रस्त हो गई। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? पुनर्निर्माण करवाया स्वरूप सिंह ने। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है। 9 बार क्या अंकित है? अल्लाह। यह स्मारक भगवान विष्णु को समर्पित है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 15 अगस्त 1949 को कीर्ति स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह राजस्थान की प्रथम स्मारक थी। जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। रिपीट करते हैं वापस से कि मालवा के महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद कुंभा ने इस उपलक्ष्य में किस स्मारक का निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ का। कब करवाया था? 1440 से 1448 के बीच। इसी को कहा जाता है विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर। विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्र नाथ ने। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है? डॉक्टर गोटच ने। इसी को कहा जाता है मूर्तिकला का अजायबघर, मूर्तियों का शब्दकोश। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। इसे संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है सीमा गौड़ ने। और पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोश कहा है GH ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? हमने देख लिया कुंभा। वास्तुकार कौन थे? तो जेता, कुंजा और नापा।
नापा के ही ग्रंथ का नाम काफी बार पूछा जाता है कि वास्तुमंजरी ग्रंथ किसका है, तो नापा का। इसकी ऊंचाई है 120 या 122 फीट। 120 या 122 क्यों है, क्योंकि इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसका पूरा निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। तो पहले 120 थी और अब वर्तमान में 122 हो गई है। चौड़ाई है 42 फीट वर्गाकार। सीढ़ियां हैं 157 और निर्माण पद्धति, किस निर्माण पद्धति में इसका निर्माण हुआ है, तो चाप वक्र पद्धति में। मंजिल कितनी है, 9, और 9वीं मंजिल पर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अंकित है और यह किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और यह राजस्थान की प्रथम इमारत थी या प्रथम स्मारक थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को। इसके बाद इसी तरह की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। वो भी कुंभा के कार्यकाल में निर्माण किया गया था। किसने उसका निर्माण किया, वो हम आगे देखते हैं। एक और प्रशस्ति है, एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और इसका निर्माण किया गया 1900 और इसका निर्माण कुंभा के कार्यकाल में किया गया 1460 में। 1460 में निर्माण करवाया किसने था, तो निर्माता था जैन व्यापारी जीजा। और इस जैन व्यापारी जीजा का वास्तविक नाम क्या था, बघेरवाल जैन। बघेरवाल जैन। यह प्रशस्ति 7 मंजिला है और ऊंचाई कितनी है इसकी, 75 फीट। इसकी रचना आरंभ किसने की थी, रचना आरंभ की थी अत्रि भट्ट ने और पूर्ण की थी किसने, महेश भट्ट ने। आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित। और जो पूरी प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई, मेवाड़ी भाषा में। पूरी प्रशस्ति मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है। शुरुआत कहां से की गई है, शुरुआत गणेश व शिव जी लिखकर की गई है। तो जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसका निर्माण कब हुआ, 1460 में कुंभा के कार्यकाल में। निर्माता कौन थे, जैन व्यापारी जीजा या बघेरवाल जैन। 7 मंजिला है, 75 फीट ऊंचाई है इसकी। रचना आरंभ की थी अत्रि भट्ट ने और इसकी रचना फिर बाद में पूर्ण किसने की थी, महेश भट्ट ने। ये समर्पित किसको की गई है, आदिनाथ जैन धर्म को। पूरी प्रशस्ति मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है और प्रशस्ति की शुरुआत गणेश जी व शिव जी का नाम लिखकर की गई है। कुंभा के ही कार्यकाल या शासनकाल में 1439 में धरण शाह ने देपाक नामक शिल्पी का नाम क्या था, देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया किसने, देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में। किसने करवाया, धरण शाह ने। और कब करवाया था, 1439 में कुंभा के शासनकाल में। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कुंभा की, कौन सी, अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की। अब जो दूसरी समस्या है रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करने की, वो कैसे समस्या खत्म होती है उसको हम देखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन। थैंक यू।